ये जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें फूड की एक्सेस जो है लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट जो कि निशास्ता होता है वो फूड है। रोटी चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ गया है। फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। 40 साल पहले 50 साल पहले हमारे जो बड़े थे वो चलते फिरते थे, साइकिल पे मूव करते थे, तो वो जहाँ मूव करते थे वहाँ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी, तो उनका एनर्जी इंटेक भी कम था। हमारे पास एक छोटा सा बर्गर है, साथ में एक पेप्सी पी ली, 1200 कैलोरीज एक टाइम पे खा ली, उसके बाद भी पेट कुछ नहीं भरा भी। तो एनर्जी डेंस फूड के ऊपर एक्सेस बहुत है हमारे लोगों की, फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और बैठे स्क्रीन के सामने हमारा लाइफस्टाइल है ज़्यादातर। तो ये बेसिक मोटे मोटे हमारे लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद बहुत सारे पेचीदा जैसे किस्म की जो जेनेटिक भी इशूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशूज़ के अलावा भी हैं, लेकिन जो बेसिक लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं कि वो बैठे रहना, हिलना जुलना नहीं, और एनर्जी डेंस निशास्ता वाले जो कार्बोहाइड्रेट फूड हैं उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है। ये जो हम निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ये बेसिकली बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। अब इसकी एक तो एग्जांपल सिंपल ग्लूकोज़ है जो कि सीधा ग्लूकोज़ की फॉर्म में ही जाता है और फौरी तौर पे बॉडी ग्लूकोज़ बढ़ाता है। एक फॉर्म इसकी जो है चीनी की फॉर्म में होती है, फिर इसकी ये गंदम वाली फॉर्म आती है। अब गंदम में भी जो चक्की वाला चोकर वाला आटा होता है उसमें कुछ ना कुछ फाइबर साथ में शामिल होता है, इसको हज़म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन चावल हो गया या मैदा हो गया, जो नान जो वगैरह हम लेते हैं उसके अंदर जो है वो जल्दी हज़म हो जाता है, उसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है। इसी वजह से हम डायबिटिक पेशेंट्स को या जिन लोगों को थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होता है उनको हम कहते हैं आप लाल चक्की वाला जो आटा है उसको इस्तेमाल करें, या पॉलीग्रेन आटा अगर एक्सेस है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है नॉर्मल आटे से, लेकिन जो पॉलीग्रेन आटा होता है उसमें फ़ाइबर का कंटेंट बहुत होता है कि वो आटा इस्तेमाल करें। उसकी कैलोरी शायद उतनी ही रहेगी लेकिन स्लो रिलीज़ की वजह से बॉडी पे उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता जितना अगर आप चीनी खा लें या मैदे से बनी हुई कोई चीज़ें खा लें। लाइफस्टाइल के ऊपर चेंजेस करने से जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन सब का पॉजिटिव बेनिफिट देखा गया है, डिले करने में ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ को भी, मैनेज करने में डायबिटीज़ की बीमारी को भी, और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जो है डेथ रेट और जो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो या हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिमेंस ए कॉर्नर स्टोन। एक तो ये कि शुगर मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, चेक करें कि शुगर कितनी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है कि एक टाइम पे 250 आ रही है और एक टाइम पे 70 आ रही है, या किसी टाइम पे 100 आ रही है और किसी टाइम पे 350 आ रही है, तो ये जो ऊपर नीचे होती है ये ख़तरनाक होती है। वेरिएशन अगर कम हो तो उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान होता है, तो वो उसी सूरत में पता चलेगा जब फ्रीक्वेंटली शुगर मॉनिटरिंग होगी। तो हमने अगर रोज़ा रखना है तो एक चीज़ हम तय करें कि अपनी शुगर मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें रमज़ान से पहले, ताकि हम जब रोज़ा रखने जा रहे हों तो हमारे पास एक क्लियर एविडेंस हो कि हमारा शुगर्स कहाँ पर है, और अपने मॉलिज से शुगर मॉनिटरिंग के चार्ट के साथ फौरी तौर पे रब्ता करें कि ताकि वो आपकी दवाओं को एडजस्ट करे। अगर उसमें कोई दवा की कमी बेशी की ज़रूरत है तो उस हिसाब से करे कि कंट्रोल में आ जाए शुगर। गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन या पानी की कमी के अंदर कुछ दवाएं नुकसान दे सकती हैं, तो वो दवाओं के डोज और उसके टाइमिंग की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुगर अपना मॉनिटर करें और अपने मॉलिज से फिर रब्ता करें आपकी दवाओं की, ताकि खुराक और उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करें। अगर आप मॉलिज की मशवरे के बगैर मरीज़ करेंगे क्या एक्सपेक्टेड है उनसे कि वो क्या करेंगे, या तो दवा इस एंटिसिपेशन में गैर ज़रूरी तौर पे कम कर देंगे।